हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा विद सचिन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप, लैचेस और क्लॉक, ये तीन चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। और आज हम टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप करेंगे जिसमें एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप या फिर आप इसको आरएस फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हो, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये 4 टाइप्स के हमारे फ्लिप फ्लॉप हैं। और फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने कल भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं। फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड टू स्टोरिंग 1 बिट इंफॉर्मेशन, कि 1 बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीधे डायरेक्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप को या फिर आरएस फ्लिप फ्लॉप को। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है, एसआर इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो एक फर्स्ट टाइप का हमारा फ्लिप फ्लॉप होता है जहां पर एस फॉर सेट और आर फॉर रीसेट होता है। और ये एक सिंक्रोनस टाइप की डिवाइस है फ्लिप फ्लॉप। सेकेंड वन, अ फ्लिप फ्लॉप वर्क्स डिपेंडिंग ऑन द क्लॉक पल्सेस। ये बात हमने प्रीवियस टाइम भी डिस्कस की थी कि क्लॉक पल्सेस को हमेशा हमारा फ्लिप फ्लॉप यूज करता है। और काम क्या था क्लॉक पल्सेस का, कि जब भी हम अपने सर्किट को कोई इनपुट प्रोवाइड कराते हैं तो वो उसके रिगार्डिंग कोई आउटपुट जनरेट करता है। तो हम चाहते हैं कि जो जनरेट हुआ वो आउटपुट है वो तब तक स्टोर होकर रहे, तब तक उसमें कोई चेंजेस ना आए जब तक हम ना चाहें। मतलब हम अगर इनपुट को चेंज भी करते रहे तो हमारा जो आउटपुट था वो सेफ रहे। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है वहां पर क्लॉक पल्सेस को। तो जब हम क्लॉक पल्सेस को यूज करते हैं इनेबल और डिसेबल, तब हम आउटपुट में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो तब तक उस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा जब तक हम क्लॉक पल्स की वैल्यू को चेंज ना कर दें। नेक्स्ट वन, अब फ्लिप फ्लॉप और आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल डिजिटल सर्किट। इसको हम कंट्रोल लाइन भी कहते हैं, कि हमारे सर्किट को कंट्रोल करने का काम करती है। अभी सर्किट में कहां पर है क्लॉक, ये बात देख लेते हैं हम। ये हमारे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट में ये आपको ध्यान होगा अच्छे से प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कि ये इसको हमने कहा था लैच। तो ये क्या होती है, हमारी लैचेस होती हैं। तो ये तो हमारा लैच हो गया। और ये जो यहाँ पर लगा हुआ है सीपी, सीपी मतलब क्लॉक पल्सेस। क्लॉक पल्स का काम इतना सा था कि कल जो मतलब प्रीवियस वीडियो में जो ये लैच से हमें आउटपुट मिल रहा था वो आउटपुट हमारा स्टोर रहे, उस आउटपुट में कोई चेंजेस ना आए। तो उसके लिए हम क्या लगाए थे, यहाँ पर एक इनेबल लाइन लगा देते हैं। ये इनेबल लाइन क्या करती है कि इस सर्किट में तब तक कोई चेंज नहीं होगा जब तक आप यहां से इस क्लॉक पल्स के थ्रू कोई इनपुट जनरेट नहीं कर देते हो। जब आप चाहोगे, जब यहां से ये क्या करता है कि एक टाइप से कट ऑफ लगा देता है हमारे सिस्टम पर, कि ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है कि अब सिस्टम में कुछ भी होता रहे, ये सर्किट जो था, ये सर्किट उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा तब तक जब तक आप इस लाइन को दोबारा से इनेबल नहीं कर देते हो। तो क्लॉक पल्सेस का नॉर्मल सा बस यही काम था कि सर्किट को यहां से डिस्कनेक्ट करने का। जब हम चाहें तब इसको कनेक्ट करेंगे, जब हम चाहें तब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। और ये लैचेस के थ्रू हमारा सर्किट अपना काम करता रहेगा। और ये सर्किट को हम एक सिंक्रोनस सर्किट के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं अब सीधे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में कि एसआर फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है। तो एसआर के नाम से क्लियर है कि 2 इनपुट होंगे, एक एस और एक आर। और थर्ड वन हमें यहां से पता लग रहा है कि हमने क्लॉक पल्सेस का यूज किया है। तो थर्ड वन जो हो गया हमारा वो कौन हो गया, क्लॉक पल्सेस। तो 1-2 तो हमारे इनपुट हो गए, सेट रीसेट। क्लॉक पल्सेस को लगा दिया ताकि हम उस सर्किट को कंट्रोल कर पाए। और जो आउटपुट जनरेट होंगे वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ्लिप फ्लॉप में हमेशा 2 ही आउटपुट जनरेट होते हैं। 2 आउटपुट कौन से, एक नॉर्मल आउटपुट और एक इन्वर्टेड आउटपुट। और जो हम स्टोर करके रखते हैं जिस आउटपुट को, या हमारा सिस्टम स्टोर करके रखता है, वो होता है हमारा नॉर्मल आउटपुट। इन्वर्टेड आउटपुट को हम जस्ट चेक करने के लिए रखते हैं कि हमारा सर्किट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेम यहां से अगर हम देखें तो ये जो Q दिखाई दे रहा है हमें, ये Q क्या है, हमारा एक नॉर्मल आउटपुट है। और Q बार हमारा इन्वर्टेड आउटपुट है। तो यहां जो स्टोर होकर रखने वाली वैल्यू है वो हमारी Q है। Q की वैल्यू को हम हमेशा स्टोर करके रखते हैं। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती। मतलब जो हमारा सर्किट है वो खाली Q की वैल्यू को स्टोर करके नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, इसकी जो वैल्यू है, जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू होती है, जिसको हम कंप्यूट वैल्यू कहते हैं, वो Qn+1 पर काम करती है। मतलब कि जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को जब हम एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो जो नेक्स्ट आउटपुट जनरेट होगा वो हमारी वो वैल्यू है, वो बिट है जिसको हमारा सर्किट स्टोर करके रखेगा।
तो अब इसके टास्क को समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ये बात तो हमारी क्लियर है कि जो हमारा आउटपुट है स्टोर होके जो आउटपुट हमारा रहेगा वो क्यू पर नहीं रहेगा, वो Qn+1 पर रहेगा। क्योंकि हम जब डिफरेंट उसको इनपुट देते रहेंगे तो हर बार हमारा जो आउटपुट था वो चेंज होता रहेगा, और जो भी हमारा करंट आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम स्टोर करके Qn+1 में रखते रहेंगे। और यहां से भी हमें पता चला क्योंकि Q जो था, जो नॉर्मल Q है, वो Q इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, इसलिए हम फर्स्ट जो हमारा Q है उसको आउटपुट में स्टोर करके नहीं रखेंगे। Qn+1 पर जब वो वैल्यू हमें मिलेगी, जब ये वैल्यू यहां से कंप्यूट होकर हमें मिलेगी, तब हम Qn+1 की वैल्यू को स्टोर करके रखेंगे 1 बिट इंफॉर्मेशन में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल के लिए हमारे पास दो इनपुट तो हो गए S और R, तो दो इनपुट यहां से हो गए क्लॉक पल्सेस, तो नॉर्मल क्लॉक पल्सेस है। क्लॉक पल्सेस को एज ए इनपुट इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। और क्या रहेगी इसकी वैल्यू फिक्स हमेशा? क्लॉक पल्स की वैल्यू हमेशा रहेगी 1 इसकी फिक्स वैल्यू है। तो हमारे इनपुट यहां से हो गए S और R, तो हमने दो इनपुट दे दिए S और R। और थर्ड वन हमने कहा कि ये इनपुट यहां से रहेगा क्यों रहेगा, क्योंकि लैच के थ्रू जब हमें सर्किट को कोई इनपुट प्रोवाइड कराना था तो ये यहां से हम देख रहे हैं कि यहां से जो आउटपुट आया था, जो Q की वैल्यू थी, वो Q की वैल्यू इसके लिए एज अ इनपुट काम कर रही है। दिस मींस Q जो था हमारा वो क्या है, वो एक इनपुट है। अब यहाँ पर Q बार को क्यों नहीं लिया, क्योंकि Q बार एक ऐसी वैल्यू है जिसको जस्ट हम क्रॉस चेक करने के लिए रखते हैं, वो बिट स्टोरेज के लिए नहीं होती, इसलिए हम Q बार को कंसीडर करेंगे भी नहीं। तो हमने किसको कंसीडर किया, Q को कंसीडर किया। तो हमारे यहाँ पर तीन इनपुट हो गए Q, S और R। जब तीन इनपुट हो गए हमारे, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, 2 की पावर 3 = 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएंगे इसके। जब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो अब इन कॉम्बिनेशन के थ्रू ये सर्किट कैसे काम करने वाला है ये बात हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा कि Q, S और R की वैल्यू क्या है, 0 और 0। तो हमने S को दे दिया 0 और R को S को दे दिया हमने 0 और R को दे दिया हमने 0, तो दोनों को 0 0 दे दिया। जब हम 0 0 देंगे तो ये किसके थ्रू बना रहे हैं, हम यहाँ पे कौन से गेट लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे NAND गेट। ये बात हमने प्रीवियस टाइम पे डिस्कस की थी कि हम इसको NAND गेट से भी बना सकते हैं और NOR गेट से भी बना सकते हैं। और यहां से भी एक क्वेश्चन जनरेट हो जाता है कि ऐसा ही क्यों कि NAND और NOR गेट से बना सकते हैं, बाकी सारे जो गेट हैं उनसे क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि NAND और NOR गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं जिनसे किसी भी सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं NAND गेट के थ्रू क्योंकि यूनिवर्सल गेट है। NAND गेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब जब कोई इनपुट हमें 0 मिलेगा तो आउटपुट हमेशा 1 हो जाएगा, आउटपुट विल बिकम 1। तो यहां पर क्या है, एक इनपुट 0 है तो दूसरे इनपुट को हमें देखने की जरूरत है ही नहीं, कंसीडर भी नहीं करेंगे उसको। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक इनपुट 0 होते ही यहां से आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। तो हमने 1 मिल गया, यहां भी एक इनपुट 0 था तो आउटपुट यहां से भी हमें डायरेक्ट 1 मिल जाएगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत वहां पर नहीं है। अब ये दोनों पर हमें 1 और 1 मिल गया, या 1 और 1 मिला, तो अब इस NAND गेट के लिए हमें देखना है दूसरा इनपुट कि दूसरा इनपुट क्या होगा। तो जो दूसरा इनपुट है कहां से मिलेगा, हमें Q से मिलेगा। Q की वैल्यू फर्स्ट टाइम पर हमने क्या प्रोवाइड कराई है, फर्स्ट टाइम पर हमने Q की वैल्यू प्रोवाइड कराई 0, तो ये 0 यहां एक्ट करेगा 0 1 और 0 1 0, मतलब NAND गेट के प्रॉपर्टी है कि एक भी 0 हो जाता तो आउटपुट विल बिकम 1। तो यहां से हमें इस NANड गेट से 1 और 0 पर आउटपुट मिला 1, और ये 1 अब लैच से इसके पास जाएगा और इसके लिए इस NANड गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। तो ये 1 यहां से आया यहां पर 1, अब ये 1 और 1 इस NANड गेट के पास जाएंगे, NANड गेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 1 और 1 0, तो यहां से हमें मिला 0। तो ये जो वैल्यू है ये अब हो गई है Qn+1, क्योंकि Qn की वैल्यू थी हमारी 0। अब यहां से हमें Qn+1 की जो वैल्यू थी वो मिली हमें 0, और इससे पहले ये वैल्यू थी Qn की, तो Qn की वैल्यू 0 और Qn+1 की वैल्यू 0। तो Qn+1 की वैल्यू कंसीडर करना है, तो Qn+1 यहां से हमें आउटपुट मिला 0। तो ये एक आउटपुट हमारा कंप्यूट हो गया। नेक्स्ट वन हमें देखना है, अब क्या करेंगे, S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1, S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू 1। फिर से वही कि जब कोई एक इनपुट NAND गेट का 0 होता है तो आउटपुट हमेशा 1 होता है। तो यहां से मिला 1
और यहां से 1 और 1 मतलब 0, ये हमें यहां से मिला। अब आगे कंप्यूट करेंगे। आगे कंप्यूट करने के लिए हमें इसको देख लेते हैं कि जब एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट हमेशा हमारा 1 होगा। तो हमें दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत नहीं है कि दूसरा इनपुट क्या आया था। दूसरा इनपुट यहाँ से वैसे भी 0 ही आ रहा था, लेकिन हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 था, तो यहां से आया हमारे पास 1। जब ये 1 आया तो 1 लैच सर देगा, और ये इसके पास यहां से पहुंचा 1, और 1 और 1 मिलकर क्या दिया 0। तो नेक्स्ट 1 में हमें क्या मिला, नेक्स्ट 1 में हमें मिला 0। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर हमने कहा इनकी वैल्यू को 0 और 1 तो हमें मिला 0। अब तीसरी वैल्यू के लिए हमें करना है s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0। s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0। तो फिर से वही, यहाँ 0 है तो दूसरे इनपुट को देखने की जरूरत नहीं। इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ से ये आउटपुट हो गया यहाँ से 1। जब ये 1 आउटपुट होगा, इसको देख लेते हैं, 1 और 1 ये आउटपुट देगा यहाँ से 0। अब सिंपल सी बात है, ऊपर 1 था और नीचे 0 था। अब नीचे 1 है, ऊपर 0 है, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। ये 0 था तो दूसरे इनपुट को हमें देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा इनपुट क्या रहेगा, 0 था तो आउटपुट बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 1 यहां से इसके पास आएगा, ये 1 को कंसीडर करेगा, 1 और 1 यहां से हमें मिला 0। तो अब की बार हमें आउटपुट में क्या मिला 1। और यही बात हम कह रहे थे अभी कि जब हमने 0 1 दिया था तब मिला 0, अब हमने दिया 1 0, मतलब इनपुट जो थे वो जस्ट अपोजिट हो गए, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इस बार हमें आउटपुट मिला 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, नेक्स्ट कंडीशन बोलती है हमसे यहां से 0 और 0, सॉरी 1 और 1। तो हमने कहा s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1, दोनों वैल्यू हमने 1 1 रखी। जब 1 1 रखी हमने तो 1 और 1 यहां से भी मिला हमें 0 और यहां से भी मिला हमें 0। अब ये कंडीशन जब ये 0 0 हो गया तो 0 0 की कंडीशन होती है कि ये दो सेम जनरेट करेंगे, मतलब यहां से भी 1 जनरेट कर देगा, यहां से भी 1 जनरेट कर देगा, क्योंकि नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी इनपुट एक 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम इसको इससे दिखा सकते हैं कि यहां से हमें मिला 1 और यहां से भी मिला हमें 1, लेकिन हम इस 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते थे, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब भी दोनों आउटपुट सेम हो जाएंगे, Q और Q बार की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू सेम हो गई तो सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। इस कंडीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर Q की वैल्यू 0 होती तो ये 1 होता, ये वैल्यू 0 थी तो ये वैल्यू 1 थी, तो ये वैल्यू 1 थी तो ये वैल्यू 0 थी। अब ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 0 होनी थी, या फिर ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू 0 होनी थी। ये वैल्यू सेम कभी भी नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अनडिफाइंड कंडीशन, या फिर इससे सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये कंडीशन हो गई हमारी अनडिफाइंड कंडीशन। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है 0 और 0। तो 0 0 कंडीशन को फिर से चेक कर लेते हैं हम कि हमने यहां कहा 0 और यहां भी हमने कहा इसको 0, दोनों वैल्यू 0 हैं। जब 0 है तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, आउटपुट हमेशा आएगा 1, क्योंकि एक इनपुट 0 होने पर नैंड गेट आउटपुट जनरेट करता है 1, यहां से भी 1, यहां से भी 1। और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है 1, यहां से भी Q की वैल्यू 1 ही मिल रही थी, तो Q की वैल्यू रखी हमने 1। जब 1 और 1 मिले तो इसने क्या दिया यहां से 0, 1 और 1 यहां से हमें मिला 0। और अब कॉम्बिनेशन बना यहाँ पे इनपुट का 1 और 0, 1 0 मतलब अब एक वैल्यू 0 हो जाती है तो आउटपुट हमेशा होता है हमारा 1। तो यहां से मिला हमें 1, तो इसमें लिख देंगे हम यहाँ आउटपुट हो गया हमारा 1। नेक्स्ट क्या करना है, s की वैल्यू 0, r की वैल्यू 1। s की वैल्यू को किया हमने 0 और r की वैल्यू को किया हमने 1। तो जब 0 यहां पर है तो फिर वही, जब एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट हमेशा
1 होगा तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ आए ये 1 था ये 1 था तो आउटपुट यहाँ से जनरेट हुआ इस NAND गेट का 0। अब यहाँ में देखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक 0 होता तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1, एक आउटपुट 1 लैच के थ्रू इधर गया, यहाँ से इसको मिला 1 और 1 मिला के क्या करेंगे 0, तो आउटपुट क्या बना हमारा Qn + 1 की वैल्यू क्या हुई 0। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट वन क्या देना है हमें 1 और 0, s की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0। ठीक है, s की वैल्यू 1 r की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0 है। आउटपुट देखने की दूसरा इनपुट देखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट क्या आएगा NAND गेट के हिसाब से 1। जब ये यहां पर 1 आया और यहां 1 और 1 0, जब एक इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1। इसको यहां से देख लेंगे, यहां मिलेगा 1 और 1 मिला के क्या करेंगे 0, तो यहां से आउटपुट क्या जनरेट हुआ था 1, तो हमने दे दिया इसको 1। और लास्ट और फाइनल क्या है हमारा 1 और 1 की कंडीशन, तो अब हमें दे देनी है s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1। जब दोनों की वैल्यू 1 दी तो दोनों की वैल्यू 1 देने पर आउटपुट क्या जनरेट होगा, यहां से 1 और 1 मतलब 0, यहां से भी 1 और 1 मतलब 0। अब जब दोनों 0 हो गए तो दोनों 0 होने पर कंडीशन फिर से आपको पता ही है, दोनों 0 होने पर कंडीशन यहां से जो आउटपुट बनेगा यहां से भी बना 1 और यहां से भी बनेगा 1। क्यों बनेगा, क्योंकि 0 होने पर NAND गेट की प्रॉपर्टी कि आउटपुट विल ऑलवेज बिकम 1, और जब ये 1 होगा तो इस कंडीशन को कभी भी फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन बोलती है कि Q और Q बार की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो जैसे अभी यहाँ पे हुआ था अनडिफाइंड, तो ये कंडीशन भी कैसी बन गई यहाँ पर अनडिफाइंड, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको भी हम कह देंगे अनडिफाइंड। इतनी बात क्लियर हुई, तो यहां से ये बन जाती है हमारी ट्रुथ टेबल। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में हमें पता है कि जो दो अनडिफाइंड आए थे ये कंडीशन कभी भी फॉलो हमारा फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा, और बाकी कंडीशन को हम करेंगे कंसीडर। अब इसका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी के मैप की, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे के मैप बनाएंगे। के मैप की तो ये बनाया हुआ है पहले से ही हमने, इसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है तो पहले इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसकी इंडेक्सिंग होती है। ऐसी इसकी इंडेक्सिंग देख लेंगे, इसकी इंडेक्सिंग रख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये देख ली। अब 1 जहां जिस जिस पोजीशन पर 1 है वो उठा के रख देते हैं, जैसे सेकंड पोजीशन पर 1 है और फोर्थ पोजीशन पर 1 है। सेकंड पोजीशन पर हमें मिला 1 और फोर्थ पोजीशन पर मिला हमें 1, 6 पोजीशन पर भी है हमारा 1, 6 पोजीशन पर 1, और अनडिफाइंड को भी यहां कंसीडर करेंगे क्योंकि 0 को कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन अनडिफाइंड को कंसीडर करना पड़ेगा। कहां कहां पर है, थर्ड और 7th पोजीशन पर था अनडिफाइंड, तो हमने थर्ड को क्रॉस से ही दिखा देते हैं हम, थर्ड पर और 7th पर हमारा अनडिफाइंड है। तो ये वैल्यूज पुट हो गई हमारी के मैप में। अब ये के मैप में वैल्यूज पुट हो गई, तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन देख लेंगे। कॉम्बिनेशन क्या बनेगी, ये हमें यहां से दिख रहा है सीधे सीधे 4 का पेयर दिख रहा है हमें, तो इन 4 का पेयर तो हमने यहां से बना दिया। एक तो ये 4 का पेयर हो गया, एक पेयर कौन सा बनेगा, एक पेयर हमारा सीधे सीधे बन रहा है ये वाला, ये और ये, तो ये पेयर बन गए। से इक्वेशन देख लेते हैं, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहां से इक्वेशन बनेगी, ये 4 का ग्रुप है, ये 4 का ग्रुप हमें कुछ प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है, यहां से कॉमन देख लेते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है s, तो यहां से मिला हमें s प्लस एक ग्रुप हमारा ये आ गया कॉर्नर ग्रुपिंग, यहां से क्या मिल रहा है हमें q, और इन दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है हमें r बार, तो हमने कहा q और r बार, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से क्या बनाते हैं, आपको सबको पता है, यहां से बनाते हैं हम सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहां से हमने कहा सर्किट डायग्राम, तो
सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एस के साथ क्या बना रहा है, ये और गेट बना रहा है, तो एक और गेट बनाया हमने, और गेट में एक इनपुट क्या था हमारा एस, तो एस का एक इनपुट लगा दिया, और दूसरा इनपुट क्या है और में एक एंड गेट बनेगा, किस किस का, क्यू का और आर का, तो एक यहां से हमने लगाया, यहां से हमने बनाया एंड गेट, और एंड गेट पे इनपुट क्या थे, क्यू और आर, तो एक है हमारा क्यू और दूसरा है हमारा आर बार। आर बार के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, यहां से कुछ आउटपुट निकला और आउटपुट किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, और यहां से क्या आ गया हमारा, यहां से आ गया हमारा Qn+1। तो ये ओवरऑल हमारा लॉजिक था इस SR फ्लिप फ्लॉप का। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक हो गया RS फ्लिप फ्लॉप या फिर हम कह सकते हैं SR फ्लिप फ्लॉप का। इसे बनाने के लिए जैसे मैंने NAND गेट का यूज किया है, आप NOR गेट का भी यूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लिप फ्लॉप से एक क्वेश्चन आपका 110% एग्जाम में आता है। तो आगे के जो ये फ्लिप फ्लॉप बचे, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते रहेंगे। तो आगे के जितनी वीडियोस हैं उनके लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।